हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटिक्स की एक स्पेशल क्लास, जिसमें हम भारत के संवैधानिक विकास अर्थात भारत के जो कंपनी द्वारा शासित अधिनियम है, कंपनी द्वारा लागू किए गए अधिनियम हैं, उनको कवर करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है, उससे पहले कई अधिनियम लाए गए हैं। तो कुछ कंपनी द्वारा लागू किए गए थे तथा कुछ क्राउन द्वारा। तो क्राउन क्या होता है? जैसा कि आपको पता होगा कि इंग्लैंड में राजतंत्र है, अर्थात वहाँ राजा प्रमुख होता है, राजा या रानी। उसी को राजा या रानी को शॉर्ट में क्राउन कह दिया जाता है। तो कुछ कंपनी द्वारा शासित अधिनियम है तथा कुछ क्राउन द्वारा। तो कंपनी द्वारा शासित अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, संशोधन एक्ट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, विशेष एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833 तथा चार्टर एक्ट 1853। उसी के साथ उसके बाद आए हैं क्राउन द्वारा शासित अधिनियम। पहला है भारत शासन नियम 1858, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद फिर आया है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। उसके बाद आया है भारतीय शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935। इसे सबसे विशेष अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि इसमें से लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिए गए हैं। उसके बाद आया है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत भारत स्वतंत्र हो गया था 1947। तो चलिए आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर चार्टर एक्ट 1853 तक, अर्थात कंपनी द्वारा शासित अधिनियमों को। और कल की अपनी वीडियो में कवर करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में, भारत सरकार अधिनियम से लेकर भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक, जो कि क्राउन द्वारा लाए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है, सबसे पहला हमारा एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया? 1773 में। उसमें यह किसके द्वारा लाया गया? तो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया पहला एक्ट था। ब्रिटिश, हालांकि चाहे वो क्राउन लाए या कंपनी लाए, ईस्ट इंडिया कंपनी लाए, लेकिन बनाया ब्रिटिश संसद द्वारा ही जाता था। उस टाइम जो ब्रिटेन के राजा थे, क्वेश्चन आएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब लाया गया तब ब्रिटेन के राजा कौन थे? तो वो थे जॉर्ज तृतीय। तो तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे लॉर्ड नॉर्थ कुक। और उस टाइम बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वार्रेन हेस्टिंग्स। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इस अधिनियम को क्यों लाया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसे लाने के क्या कारण थे? तो उस टाइम कंपनी में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। जो कंपनी में भ्रष्टाचार था वो अपनी चरम सीमा पर था। कंपनी के कोई भी अधिकारी आता था या कोई भी इंग्लैंड का व्यक्ति आता था, राजा के पास पहुंच जाता था रुपए मांगने के लिए। कोई भी अधिकारी आ जाए, किसी भी गरीब को भी नहीं छोड़ते थे ये लोग। उन गरीबों से भी धन चाहिए इन लोगों को। तो भारत में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था कंपनी द्वारा। और जो कंपनी के अधिकारी थे वो अपना स्वयं का निजी व्यापार करने लगे थे। और कंपनी की आर्थिक स्थिति भी दयनीय थी। कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही थी। इसीलिए कंपनी ने ब्रिटिश संसद से 10 लाख पाउंड की मांग की। ब्रिटिश संसद ऑफिशियली पूछेगी कि आप अकेले वहाँ पर शासन कर रहे, अकेले वहाँ पर व्यापार कर रहे हो,
फिर भी आपको धन चाहिए। तो कंपनी ने जो जो संसद ने 26 जनवरी सन 1772 को कंपनी के कार्यों की जांच के लिए दो समितियां बनाई, एक प्रवर समिति तथा एक गुप्त समिति। इस समितियों ने जो दो समिति बनी थी, इन्होंने लगभग 18 रिपोर्टें प्रस्तुत की और उन्हीं 18 रिपोर्टों के जरिए कंपनी को 14 लाख पाउंड की आर्थिक सहायता दी गई 4% के ब्याज पर। इसी के चलते सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया गया तो उस टाइम प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थकोप थे, तो इन्हीं की अध्यक्षता में यह एक्ट पारित किया गया था। अब समझते हैं कि इस एक्ट में क्या कहा था, इस एक्ट के क्या नियम थे, क्या इस एक्ट के प्रावधान थे। तो चलिए हम समझते हैं इस एक्ट के प्रमुख प्रावधानों को। तो इस एक्ट का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तथा जो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, तो इन्हीं के अधीनता में बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को भी कर दिया गया। तो कहा गया कि अब बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर हैं, ये ना तो बिना बंगाल के गवर्नर जनरल के युद्ध कर सकते हैं, ना ही किसी देश के साथ संधि कर सकते हैं या किसी राजा के साथ संधि कर सकते हैं। तो अर्थात बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स प्रथम ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था। अभी तक किसी गवर्नर जनरल पर महाभियोग नहीं चलाया गया था। यही जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है, यही पहला गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था। तो इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे कि इस पर महाभियोग चलाया गया, क्या कारण था कि इस पर महाभियोग चलाया गया। तो जो गवर्नर जनरल होगा बंगाल का, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की व्यवस्था की गई। इसके जो प्रथम 4 सदस्य थे वो थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल। कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रावधान देखते हैं कि अगला इसमें क्या प्रावधान किया गया, क्या नियम लाया गया। तो इस एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये सुप्रीम कोर्ट वो नहीं है जिसके आधार पर आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट आज का है वो 1935 के एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट बना था, केंद्रीय न्यायालय बना था, उसी के आधार पर है। ये तो लोकल कोर्ट था, जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना था पहला, ये लोकल कोर्ट था। इसकी स्थापना सन 1774 ईस्वी में की गई थी, फोर्ट विलियम की जगह पर। तो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे, तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई थी। तो जो 3 थे वो थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। जो सर एलिजा एम्पे थे, इनका वारेन हेस्टिंग्स से, जो वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल, उसके साथ मित्रता के संबंध थे। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कहने पर सर एलिजा एम्पे ने एक निर्दोष को फांसी की सजा दी थी। जब ब्रिटिश संसद को इस विषय में पता चला तो ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को वापस बुलाया और कहा कि आपने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया है। इसीलिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था।
इस एक्ट का अगला प्रावधान है कि इस एक्ट के तहत उपहार, रिश्वत व निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो ना तो किसी भारतीय से उपहार ले सकते हैं, ना ही रिश्वत ले सकते हैं और ना ही कोई निजी व्यापार कर सकते हैं। इस एक्ट में कई दोष भी थे। तो क्या दोष? जो पहला और प्रमुख दोष था वो था धारा 9। कौन सी? धारा 9। इस धारा 9 का क्या मतलब था? तो इस धारा 9 में कहा गया था कि बम्बई और मद्रास किसी संगीन मामलों में बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के युद्ध कर सकते हैं। तो जब भी बम्बई और मद्रास को युद्ध करना होता था तो वो संगीन मामला बताकर युद्ध कर लेते थे, गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना ही। तो यही था पहला और प्रमुख दोष। दूसरा दोष है दूसरी इसकी गलती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच विधि की अस्पष्टता थी। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है और जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका है, इनके बीच विषयों का बंटवारा नहीं किया गया था कि आप किस विषय पर कार्य करेंगे, आप किस विषय पर कार्य करेंगे। तो इनके बीच विवाद छिड़ गया था, जो विवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसी विवाद को ख़त्म करने के लिए भारत का संशोधन अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था? संशोधन अधिनियम। चलिए उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। इसका महत्व देख लेते हैं। इस एक्ट का क्या महत्व था, इसे लाए तो इसका क्या कार्य हुआ। तो इस एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण स्थापित किया गया। जो सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश संसद का ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रथम नियंत्रण स्थापित हुआ और भारत में केंद्रीकरण की नींव रखी गई। अर्थात जो पहले प्रांतों में बटा था भारत, बम्बई अलग था, मद्रास अलग था, और जो बंगाल अलग था, लेकिन अब सभी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो एक केंद्रीकृत शासन की नींव रखी गई। और क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे पहले केंद्रीकरण कब किया गया? तो वो किया गया है सन 1773 के एक्ट के तहत। इसके बाद आता है हमारा अगला एक्ट, संशोधन अधिनियम 1781। इस एक्ट के अन्य नाम भी हैं। इस एक्ट का अन्य नाम पहला है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कहा जाता है। इसका अगला नाम है बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। तो इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहा जाता है। इस एक्ट का नाम संशोधन अधिनियम कैसे पड़ा? तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1773 के एक्ट में कुछ दोष रह गए थे, कुछ गलतियां हो गई थी। उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो उन्हीं गलतियों को सुधारना अर्थात संशोधन करना, इसलिए इस एक्ट का नाम संशोधन अधिनियम रखा गया। तो क्या गलती थी? गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद छिड़ गया था। उसी विवाद को खत्म करने के लिए संशोधन अधिनियम 1781 लाया गया था। चलिए इस एक्ट के पहले ही कुछ बातें जान लेते हैं। तो इस एक्ट से पहले 1781 में 2 समितियां नियुक्त की गई थी। एक थी प्रवर समिति तथा दूसरी थी गुप्त समिति। कौन कौन? एक प्रवर समिति तथा दूसरी गुप्त समिति। इसके पहले भी प्रवर समिति और गुप्त समिति नियुक्त की जा चुकी हैं। कब की जा चुकी हैं? तो 26 नवंबर सन 1772 में, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले, जानने के लिए कि क्या कमी है कि कंपनी हमसे आर्थिक सहायता मांग रही है, संसद ने नियुक्त की थी। इसके बाद सन 1781 में फिर इन्हें नियुक्त किया गया। तो जो प्रवर समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया एडमंड बर्क को। किसे? एडमंड बर्क को। और प्रवर समिति को कार्य सौंपा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के संबंधों की जांच करें
क्या सच में इनके बीच विवाद है या नहीं है। तो इसी के लिए पेरवर समिति का गठन किया गया एडमंड बर्क की अध्यक्षता में, और इस समिति ने पेरवर समिति ने उसी वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। सन 1781 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, और उसके बाद इस एक्ट को लाया गया। किसको? 1781 के संशोधन अधिनियम को लाया गया। चलिए इस एक्ट के प्रावधानों के विषय में जान लेते हैं। इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे, क्या नियम बनाए गए थे। तो इस एक्ट में भारतीयों की प्राचीन विधियों व परंपराओं को मान्यता देने का पर बल दिया गया। अर्थात कहा गया कि हम भारतीयों की प्राचीन विधियां हैं, जो प्राचीन परंपराएं हैं, उनको मान्यता देते हैं। दूसरा है गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया। जो 1773 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद छिड़ गया था, उसी को खत्म करने के लिए इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया। फिर भी इसमें कुछ गलतियां रह गईं। उन्हीं गलतियों को समाप्त करने के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लाया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पर। एक बार पहले हम रिवीजन कर लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को तथा 1781 के संशोधन अधिनियम को। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उस टाइम ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज तृतीय, प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थकुक, बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्या कारण था कि इसे लाया गया? तो जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, कंपनी की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही दयनीय थी। बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया था। प्रमुख प्रावधान क्या थे इस एक्ट के? तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तथा जो बम्बई और मद्रास है, इनके गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने। इनकी सहायता के लिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था की गई। इसमें 4 प्रमुख सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेबरिंग, मानसन और बारवेल। इसी एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई सन 1774 में फोर्ट विलियम के स्थान पर। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। जो एलिजा एम्पे थे, उनका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से मित्रता का संबंध था, इसीलिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कहने पर एलिजा एम्पे ने एक निर्दोष को फांसी की सजा दी थी। इसके बाद लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। इसके बाद आता है अगला हमारा प्रावधान। तो इस एक्ट के तहत उपहार, रिश्वत व निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट का महत्व क्या था? तो इस एक्ट में भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण स्थापित हुआ और भारत में केंद्रीकरण की नींव रखी गई। उसके बाद अगला एक्ट है हमारा संशोधन अधिनियम 1781। इसके अन्य नाम हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। इस एक्ट को लाने के कारण थे गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के विवाद को समाप्त करना। पहले 1781 में 2 समितियां नियुक्त की गईं, पेरवर समिति और गुप्त समिति। पेरवर समिति के अध्यक्ष थे एडमंड बर्क की अध्यक्षता में पेरवर समिति को नियुक्त किया गया। पेरवर समिति को कार्य सौंपा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के संबंधों की जांच करें। जो पेरवर समिति थी, उसने उसी वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान थे कि इस एक्ट के तहत भारतीयों को प्राचीन विधियों और परंपराओं को मान्यता दी गई। जो भारतीयों की प्राचीन विधियां और परंपराएं थीं, उन्हें मान्यता दी गई, तथा गवर्नर जनरल व सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया।
इसके बाद आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के टाइम जब यह एक्ट लाया गया था तो उस समय जो क्राउन था वो जॉर्ज तृतीय ही थे। उस टाइम जो ब्रिटेन के राजा थे वो जॉर्ज तृतीय ही थे, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय थे। लेकिन प्रधानमंत्री बदल गए थे। तो प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? लॉर्ड पिट द यंगर। इन्हीं के नाम पर, लॉर्ड पिट के नाम पर ही इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। इस एक्ट को लाने का कारण था 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। इस एक्ट में प्रावधान चलिए अब इस एक्ट के प्रावधानों के विषय में जान लेते हैं। क्या इस एक्ट में कहा गया था? तो इस एक्ट का पहला प्रमुख प्रावधान है द्वैध शासन का प्रारंभ होना। जो द्वैध शासन का प्रारंभ कैसे हुआ? कंपनी थी, कंपनी को प्रशासनिक और व्यापारिक अधिकार थे कंपनी को प्रशासनिक और व्यापारिक अधिकार प्राप्त थे। तो जो प्रशासनिक और व्यापारिक अधिकार अलग अलग कर दिए गए थे। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसमें 6 सदस्य थे, 6 सदस्यीय परिषद थी। इसे राजनीतिक मामले सौंप दिए गए। कहा गया कि संसद थी, संसद ने कहा कि अब जो राजनीतिक मामले हैं भारत में, जो राजनीतिक मामले हैं जो राजनीति से संबंधित हैं, वो सब अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो केवल व्यापारिक मामलों को ही देखेगा। अर्थात जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर धारक होते थे। जो कि कंपनी में शेयर लगाए थे उन्हीं को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। तो कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब केवल व्यापारिक मामले देखेगा, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले देखेगा। तो इस एक्ट का अगला प्रावधान है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य संख्या है वो 4 से 3 कर दी गई थी। जो आपने अभी देखा था 1773 के एक्ट के तहत कि जो गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी, जिसमें 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन और बारबेल। उसी की सदस्य संख्या में कमी कर 4 से 3 कर दी गई। अब केवल 3 सदस्य ही होंगे तथा कोलकाता थी जहां सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसी कोलकाता को कंपनी की राजधानी बना दिया गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी राजधानी बनाया गया कोलकाता को। इस एक्ट के तहत पहली बार जो भारत के ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र था उसे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। जहां ब्रिटिश का शासन था उसे पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? तो सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इस एक्ट से अब क्वेश्चन बनेंगे, एक बार हम देख लेते हैं कि यह एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया। तो सन 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था तो उस टाइम ब्रिटेन के क्राउन कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज तृतीय। प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पिट द यंगर। क्या कारण था कि इसे लाया गया? तो सन 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो द्वैध शासन का प्रारंभ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या में कमी, कोलकाता को कंपनी की राजधानी बनाना तथा पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाना। यही इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान थे। तो चलिए अब हम अपने आगे बढ़ते हैं और आते हैं 1786 के एक्ट पर। 1786 के एक्ट को विशेष एक्ट भी कहा जाता है। 1786 का विशेष एक्ट, हालांकि इसमें ज़्यादा प्रावधान नहीं है,
इसे हम तुरंत कवर करेंगे। तो इसका अन्य नाम था विशेष एक्ट 1786। इसमें प्रावधान थे, जो गवर्नर जनरल था, इस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस टाइम गवर्नर जनरल बनकर आया था। तो गवर्नर इसने कहा था कि हमें जो सेनापति है उसकी भी शक्तियाँ चाहिए। तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति भी बनाया गया। तो क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति का पद दिया गया। तो आंसर होगा 1786 के विशेष एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो होगा आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को परिषद का निर्णय रद्द करने का भी अधिकार मिल गया। अभी तक क्या था कि जो गवर्नर जनरल है वो अपनी कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर काम करेगी, लेकिन इस एक्ट के तहत कहा गया कि अब गवर्नर जनरल स्वतंत्र है, वो कोई भी निर्णय ले सकता है और अपनी जो परिषद है उसका निर्णय रद्द भी कर सकता है। तो चलिए, इस एक्ट के बाद हमारा अगला एक्ट है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान हैं, कंपनी के प्रशासनिक व व्यापारिक एकाधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी को एकाधिकार दिए गए थे दो प्रकार के, प्रशासनिक और व्यापारिक। अर्थात जो भारत है वहाँ केवल कंपनी का प्रशासन होगा, कंपनी का शासन होगा। जो ब्रिटेन की कोई अन्य कंपनी है वो भारत में आकर शासन नहीं कर सकती। और जो व्यापार था वो कंपनी ही करेगी भारत में। कोई भी ब्रिटिश अधिकारी या कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत आकर व्यापार नहीं कर सकता। और इस एक्ट के तहत सन 1773 के चार्टर एक्ट के तहत इन एकाधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के तहत कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। क्या कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति मिली। क्या मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसी भी ब्रिटिश नागरिक या किसी भी ब्रिटिश कंपनी को भारत में आकर व्यापार करने की शक्ति दे सकती है। लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे तो ब्रिटिश संसद ऐसा नहीं कर सकती बिना ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के। इसके बाद आता है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो क्राउन था वो था जॉर्ज तृतीय। जब 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया तब ब्रिटिश का क्राउन कौन था? जॉर्ज तृतीय। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था मिंटो प्रथम। कौन था? मिंटो प्रथम। जो प्रावधान इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान थे कि इस एक्ट में जो एकाधिकार है प्रशासनिक और व्यापारिक और प्रशासनिक, तो प्रशासनिक एकाधिकार को तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन जो व्यापारिक एकाधिकार है उसमें कमी लाई गई। व्यापारिक एकाधिकार में कमी लाई गई। क्या कमी लाई गई? कि अब जो कंपनी है वो केवल चाय, अफीम और चीन के व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर सकती है। अर्थात वो केवल चाय, जो ब्रिटिश के नागरिक हैं अन्य तथा जो ब्रिटिश की अन्य कंपनियां हैं वो अब केवल चाय, अफीम और चीन पर ही व्यापार कर सकती हैं। चाय, अफीम और चीन को छोड़कर अन्य सभी व्यापार कर सकती हैं। तो ऐसा क्यों किया गया था वो हम आगे समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं इसका अगला प्रावधान। तो इस एक्ट के तहत जब यह एक्ट लाया गया सन 1784, उससे पहले 1813, उससे पहले 1750 में
ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। ब्रिटेन में क्या था? औद्योगिक क्रांति चल रही थी। और औद्योगिक क्रांति का क्या मकसद था कि नई नई मशीनों का प्रयोग किया जाए, नई नई तकनीक का प्रयोग किया जाए। तो अब जैसे कोई कंपनी है, कोई साबुन बनाने वाली कंपनी है, उसमें अभी कोई मशीन नहीं है, तो वो एक दिन में लगभग 10 साबुन बना सकती है। लेकिन जब उसके पास कोई मशीन आ जाएगी तो वो एक दिन में लगभग 100 साबुन बना सकती है। ठीक है, 100 साबुन बना सकती है, अर्थात उत्पादन बढ़ा। तो जब उत्पादन बढ़ा तो कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता भी बढ़ी। तो अब इतने तो कर्मचारी या इतने तो अधिकारी इंग्लैंड से लाए नहीं जा सकते। आपको पता होगा कि इंग्लैंड अभी भी जनसंख्या के मामले में बहुत छोटा देश है। इसलिए इतने कर्मचारी और इतने अधिकारी तो भारत लाए नहीं जा सकते। तो कहा गया कि भारत के व्यक्तियों को, भारत की युवाओं को शिक्षित किया जाए। तो उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों की पूर्ति के लिए भारतीयों को भी शिक्षित करना पड़ा। तो इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किया जाएगा। तो किस एक्ट के तहत भारतीयों को शिक्षित करने के लिए कंपनी ने 1 लाख रुपए तक वार्षिक खर्च का प्रावधान किया? तो वो है सन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। हम समझते हैं कि इस एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार क्यों कम किया गया। तो जब मशीनरी आई तो उत्पादन बढ़ा, और जब उत्पादन बढ़ा तो अन्य कंपनियों को भी मार्केट की खोज करनी पड़ी। जो अन्य कंपनियां थीं उन्हें भी अपना माल बेचने के लिए, अपना उत्पाद बेचने के लिए मार्केट की खोज करनी पड़ी, किसी बड़े मार्केट की। इसी कारण उन्होंने संसद पर दबाव बनाया कि हम भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही कंपनी है, हमें भी मार्केट चाहिए। तो जो संसद थी उस पर बड़ा ही दबाव पड़ा, चारों तरफ से कंपनियों का दबाव बढ़ा। तो इसी कारण बस ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार जो संसद थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कम कर दिया और कहा गया कि अब आप केवल चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार पर केवल एकाधिकार रखेंगे, और सभी व्यापार में अन्य कंपनियां या अन्य नागरिक भी कर सकते हैं, और अन्य व्यापारों को अन्य व्यापारी तथा अन्य कंपनियां कर सकती हैं। इस एक्ट का अगला प्रावधान है कि इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को, जो ईसाई पादरी होते हैं, पादरी कौन होते हैं? जो धर्म से संबंधित होते हैं, जो धार्मिक कार्य करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हीं को ईसाइयों में उन्हीं को मिशनरी कहा जाता है। तो इस एक्ट के तहत पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। जब ईसाई मिशनरी भारत आए तो बहुत से भारतीयों के धर्म परिवर्तन करवाए, बहुत से भारतीयों को ईसाई बनाया, बहुत से हिंदुओं को ईसाई बनाया। इस एक्ट के तहत भारत की स्थानीय सरकारों, जो भारत की स्थानीय सरकार है, लोकल बॉडी हैं, उनको कर लगाने का अधिकार दिया गया। कहा गया कि आप कर लगा सकते हैं। अभी भी यह प्रावधान लागू है, अभी भी स्थानीय सरकारें हैं वो कर लगाती हैं, और ना कर देने पर जो कर होता है उसका भुगतान कोई ना करे तो उसके लिए दंड की भी व्यवस्था की गई थी। तो ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके तहत ईसाई मिशनरियाँ भारत आईं? तो वो है सन 1813 का चार्टर एक्ट। ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके तहत ईसाई स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया गया? तो वो है सन 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले चार्टर एक्ट को कवर करते हैं। चार्टर एक्ट कितने लाए गए थे? चार्टर एक्ट 4 लाए गए थे। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। तो अगला हमारा चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट का अन्य नाम था सेंट हेलेना एक्ट।
सेंट हेलेना एक्ट कैसे नाम पड़ा? तो जो अफ्रीका में एक द्वीप था, उसका नाम था सेंट हेलेना। तो जब ये ब्रिटिश के अधिकारी भारत आ रहे थे, तो उन्होंने इस अफ्रीकी द्वीप पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था इसी समय में। इसीलिए इस एक्ट का नाम सेंट हेलेना एक्ट भी रखा गया। तो सेंट हेलेना एक्ट कब पारित किया गया? तो आंसर होगा हमारा 1833। यह क्वेश्चन होगा कि किस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है? तो चार्टर एक्ट 1833 को। इस समय जो ब्रिटेन था, उसका क्राउन कौन था? तो वो थे विलियम फोर्थ। कौन थे? विलियम फोर्थ। तो चलिए समझते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान लाए गए, क्या कार्य किए गए। तो 1833 के चार्टर एक्ट का प्रमुख प्रावधान था, इस एक्ट के तहत जो एकाधिकार था, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कहा गया अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक या कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती है, किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकती है। तथा जो प्रशासनिक एकाधिकार था, वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात कहा गया कि जो कोई भी व्यापारी या कोई भी कंपनी भारत आकर व्यापार कर सकती है, लेकिन प्रशासन केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही रहेगा। अर्थात जो शासन है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी भारत पर। इस एक्ट के तहत प्रमुख प्रावधान था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तथा जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, उसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। चलिए और देखते हैं इस एक्ट में। तो जो विलियम बेंटिक है, उसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और बम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। जो बम्बई और मद्रास है, इनके गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। अर्थात कहा गया कि अब बम्बई और मद्रास है, ये कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं। इनके कानूनों को या भारत के संपूर्ण कानून भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा, विलियम बेंटिक बनाएगा। इसे संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट में प्रावधान किया गया, इस एक्ट में कहा गया कि इस एक्ट से पहले जो कानून बनाए जाते थे, उन्हें नियामक कानून या रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाएगा, रेगुलेटिंग लॉ कहा जाएगा। जो इससे पहले कानून बनाए गए थे, उन्हें नियामक कानून कहा जाएगा। तथा इसके बाद जो अब नए कानून बनाए जाएंगे, उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। एक बात बताएं आपको, इसी एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। पहले इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके बाद 1833 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। संपूर्ण भारत, इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि संपूर्ण भारत के लिए एक बजट बनाया जाएगा। मतलब जो भारत है, पूरे भारत के लिए केवल एक बजट बनाया जाएगा। भारत में जगह जगह का अलग अलग बजट नहीं होगा। अर्थात इस एक्ट के तहत भारत का वास्तविक रूप से केंद्रीकरण किया गया। मतलब क्या केंद्रीकरण हुआ? तो जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो केवल बंगाल का वो बंगाल का था, लेकिन अब उसे पूरे भारत का बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और संपूर्ण भारत के लिए एक बजट बनाया जाने लगा। इसीलिए कहा गया कि भारत का अब वास्तविक केंद्रीकरण हो गया है। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद संख्या पुनः 4 कर दी गई।
सन 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई थी, उसमें 4 सदस्य थे। लेकिन आगे चलकर सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसे 3 कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। लेकिन इस एक्ट के तहत सन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह संख्या पुनः 4 कर दी गई। क्या कर दी गई? पुनः 4 कर दी गई। तथा जो चौथा सदस्य होगा वो एक विधि सदस्य होगा और वह एक अस्थाई सदस्य होगा। वो भारत में जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसका सदस्य तो होगा, लेकिन वो केवल कानून बना सकता है। क्या कर सकता है? केवल कानून बना सकता है, ना कि अपना मत रख सकता है। और वह बैठकों में भाग भी नहीं ले सकता था। तो जो प्रथम विधि सदस्य था, वो बने लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। आगे चलकर यही भारत में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान लाएंगे। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या पुनः 4 कर दी गई और उसे पहली बार भारत सरकार की परिषद कहा जाने लगा। अभी उसे गवर्नर जनरल की परिषद कहा जाता था, लेकिन 1833 की एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को भारत सरकार की परिषद कहा गया, अर्थात काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। चौथा सदस्य था लॉर्ड मैकाले, विधि सदस्य था। इन्हीं की अध्यक्षता में चौथे सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। इन्हीं की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग गठन किया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि पहले भारतीय विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो सन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इनमें किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। जो भारतीय विधि आयोग था, इसकी सदस्य संख्या कितनी रखी गई? तो इसकी सदस्य संख्या थी 4। आगे चलकर जो भारतीय विधि आयोग है, इसी ने मैकाले संहिता का निर्माण किया। इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि सरकारी सेवक जो सिविल सर्विस है उसके चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। लेकिन उसके लिए धारा 87 लाई गई, लेकिन वह लागू नहीं हो सकी क्योंकि उसका विरोध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया गया था। इसीलिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत धारा 87 को लागू नहीं किया जा सका। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट, जो कि अगला एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट, इसके तहत यह खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। धारा 87 क्या थी? धारा 87 में कहा गया था कि सरकारी चयन में जो सिविल सेवक हैं उनके चयन में जाति, वर्ण, धर्म और रंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसे नहीं माना गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा इसका विरोध किया गया, इसलिए इसे लागू नहीं कर सके। इस एक्ट के तहत पहली बार भारत में दास प्रथा की समाप्ति की गई। कब? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारत में दास प्रथा की समाप्ति की गई। इससे पहले ही 1829 में सती प्रथा भी समाप्त कर दी गई थी। भारत में पहली बार इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग किया गया। कब? भारत सरकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। अगला एक्ट है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के तहत जब इस एक्ट को लाया गया तो जो ब्रिटिश का क्राउन था वो कौन था? वो थे अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। कौन थे? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। तथा जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड डलहौजी। वैसे तो लॉर्ड डलहौजी बड़ा ही बेकार शासक था, लेकिन इसके
शासनकाल में कई अच्छे कार्य भी किए गए। जैसे भारत में पहली बार रेल चलाई गई लॉर्ड डलहौजी के काल में। इस एक्ट में प्रावधान थे कि भारत में पहली बार संसदीय व्यवस्था का आधार रखा गया। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार संसदीय व्यवस्था का आधार रखा गया। संसदीय व्यवस्था क्या थी? तो जो गवर्नर जनरल होता था उसकी परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, उसे दो भागों में बांटा गया। एक तो गवर्नर जनरल की परिषद ही बनी रही और उसी में से दूसरी कर दी गई विधान परिषद, जिसमें 12 सदस्य होंगे। इसके सदस्य आगे घटते बढ़ते रहेंगे, लेकिन जब इसका निर्माण किया गया, जब विधान परिषद का गठन किया गया, तब इसमें केवल और केवल 12 सदस्य थे। इसे छोटी संसद भी कहा जाता था। जो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत बनी थी विधान परिषद, उसे छोटी संसद भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस एक्ट के तहत स्पष्ट किया गया कि संसद द्वारा कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। अर्थात इस एक्ट के तहत कहा गया कि संसद जो है, जो ब्रिटिश संसद है, वो किसी भी समय कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है और अपना शासन प्रारंभ कर सकती है। अर्थात कंपनी की शासन सत्ता अपने हाथों में ले सकती है। इस एक्ट के तहत ICS हेतु अर्थात इंडियन सिविल सर्विस हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया और जो पेट्रोनेज राइट थे, अर्थात जो संरक्षण अधिकार थे, उनको ख़त्म किया गया। तो संरक्षण अधिकार क्या होता है? संरक्षण अधिकार अर्थात जो गवर्नर जनरल था, इसके पहले जो ICS की लिखित परीक्षा है, इससे पहले इसके सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। अर्थात जो गवर्नर जनरल था वो अपनी मर्जी से किसी को भी ICS के पद पर बिठा सकता था, अर्थात इंडियन सिविल सर्विस के पद पर बिठा सकता था। तो वो ज़्यादातर अपने भाइयों को, भतीजों को ही मनोनीत किया करता था। उसी को अर्थात भाई भतीजेवाद को ही पेट्रोनेज राइट कहा जाता है। तो अब इसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन किसके कहने पर इसे समाप्त किया गया, किसकी सिफारिश पर इसे समाप्त किया गया? तो मैकाले समिति की सिफारिश पर ICS हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया तथा पेट्रोनेज राइट को समाप्त कर दिया गया। मैकाले समिति का गठन कब किया गया? तो सन 1854 ईस्वी में। कब किया गया? सन 1854 ईस्वी में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्ट का प्रावधान है, इस एक्ट के तहत विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधि सदस्य कौन था? तो जो गवर्नर जनरल का परिषद थी, उसमें चौथा सदस्य जोड़ा गया था जिसे विधि सदस्य कहा जाता था, उसे पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, उसको अधिकार मिल गया कि अब वो नए प्रांत बना सकता है। क्या कर सकता है? नए प्रांत बना सकता है। तो इस एक्ट के तहत नए प्रांत बनाए गए: पंजाब, सिंध, असम, बर्मा, सेंट्रल प्रोविंस अर्थात मध्य प्रांत। तो इस एक्ट के तहत कई प्रांत बनाए गए: पंजाब, सिंध, असम, बर्मा, मध्य प्रांत। इस एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अर्थात जो BOD है, उसकी सदस्यों की संख्या में भी कमी की गई। अर्थात कितनी कर दी गई? तो उसकी सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कितनी? 24 से घटाकर 18 कर दी गई। पहले 24 होती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सदस्य संख्या, लेकिन अब उसे 18 कर दी गई। उन 18 में भी कहा गया कि अब 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। जो 6 सदस्य हैं वो अब क्राउन मनोनीत करेगा, अर्थात क्राउन अपनी मर्जी से किसी को भी उन 6 सदस्यों की संख्या पर बिठा लेगा, उनका पद प्रदान करेगा। तो आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या था इन एक्ट का मतलब, क्यों इन एक्ट को लाया गया। तो पहला एक्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया यह पहला एक्ट था। इस टाइम ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज तृतीय तथा प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ कुक। इस टाइम बंगाल की गवर्नर लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। क्यों लाया गया था? क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। बंगाल जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय थी और बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया था। इन्हीं सबको कंट्रोल में करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया था। प्रमुख प्रावधान थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को बनाया गया तथा इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का व्यवस्था की गई। उनमें सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारविल तथा बम्बई और मद्रास को इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई सन 1774 में फोर्ट विलियम के स्थान पर। इस सुप्रीम कोर्ट में प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एमपी को बनाया गया तथा 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट। इस एक्ट के तहत उपहार, रिश्वत व निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट का महत्व रहा कि इस एक्ट में भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण स्थापित किया गया तथा भारत में केंद्रीकरण की नींव रखी गई। अगला है हमारा संशोधन अधिनियम 1781। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 व बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहा जाता है। कारण था कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के विवाद को समाप्त करना। इसी कारणवश इसे लाया गया था। 1781 में 2 समितियां नियुक्त की गई थी, प्रवर समिति और गुप्त समिति। प्रवर समिति के अध्यक्ष थे एडमंड बर्क। इन्हें कार्य सौंपा गया था कि वह सुप्रीम कोर्ट व गवर्नर जनरल के संबंधों की जांच करें। उनके मध्य क्या संबंध है, क्या विवाद है, इसकी जांच करने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। उसी वर्ष इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और उसके बाद 1781 की संशोधन अधिनियम को लाया गया। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान थे कि इस एक्ट में भारतीयों की प्राचीन विधियों व परंपराओं को मान्यता दी गई। गवर्नर जनरल व सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया। इस एक्ट में अगला एक्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के टाइम जो क्राउन था वो थे जॉर्ज तृतीय। प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट द यंगर। क्या कारण था इसे लाने का? तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसे लाया गया था। क्या प्रावधान थे, इसके क्या नियम थे? तो इस एक्ट के तहत द्वैत शासन प्रारंभ किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई। कोलकाता को कंपनी की राजधानी बना दिया गया तथा पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इसके बाद आता है हमारा 1786 का विशेष एक्ट। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया गया, अर्थात सेना की भी शक्तियां प्रदान कर दी गई। इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल को परिषद का निर्णय रद्द करने का अधिकार मिल गया और अपना निर्णय लागू करने का अधिकार मिल गया। इसके बाद आता है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक व व्यापारिक एकाधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन है वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की भी शक्ति मिल गई। इसके बाद आता है हमारा अगला 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश क्राउन था वो था जॉर्ज तृतीय। बंगाल का गवर्नर जनरल था मिंटो प्रथम। इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि व्यापारिक एकाधिकार में कमी की गई तथा जो प्रशासनिक एकाधिकार था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापार इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया। इस एक्ट के पहले 1750 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई, जिससे उत्पादन बढ़ा तथा कर्मचारियों व अधिकारियों की आवश्यकता बढ़ी। इसी की पूर्ति के लिए भारतीयों को शिक्षित करना पड़ा और शिक्षा पर पहली बार 1 लाख वार्षिक खर्च किया जाने लगा। अन्य कंपनियों को भी मार्केट की खोज करनी पड़ी जब उत्पादन बढ़ा। इसी कारण संसद पर दबाव पड़ा और संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कम कर दिया। इस एक्ट के तहत पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिल गई और बहुत से भारतीयों का धर्म परिवर्तन कराया गया।
इस एक्ट के तहत भारत की स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार भी मिल गया और कर न देने पर दंड देने की भी व्यवस्था की गई। इसके बाद आता है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम जो अफ्रीकी द्वीप है सेंट हेलेना, उस पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो गया था। इस टाइम जो ब्रिटेन के क्राउन थे वो थे विलियम फोर्थ। तथा प्रावधान, इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान है, इस एक्ट में एकाधिकार, प्रशासनिक और व्यापारिक एकाधिकार, तो प्रशासनिक एकाधिकार को तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। इस एक्ट के तहत बम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया, अर्थात अब संपूर्ण भारत के लिए केवल और केवल भारत का गवर्नर जनरल ही कानून बनाएगा। इस एक्ट के पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून तथा नए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। इस एक्ट के तहत संपूर्ण भारत हेतु एक बजट बनाया जाने लगा तथा भारत का वास्तविक केंद्रीकरण हो गया। इस एक्ट के तहत प्रावधान था कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या है वह पुनः 4 कर दी गई तथा चौथे सदस्य को अस्थायी सदस्य के रूप में तथा विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, जो थे लॉर्ड मैकाले। इन्हीं की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। तो भारत के पहले विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। आगे चलकर इसी आयोग ने मैकाले संहिता का भी निर्माण किया। इस एक्ट के तहत सरकारी सेवाओं के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था, लेकिन उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा विरोध किया गया, इसलिए उसे रद्द कर दिया गया। इसे सन 1853 के चार्टर एक्ट में लाया जाएगा। इस एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा की भी समाप्ति की गई तथा इससे पहले ही भारत में सती प्रथा भी समाप्त कर दी गई थी। इस एक्ट के तहत पहली बार भारत सरकार का शब्द का प्रयोग किया गया है। इस एक्ट में इसके बाद आता है हमारा अगला एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट। उस टाइम जो ब्रिटिश क्राउन थे वो थे अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया, और जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं के शासनकाल में भारत में प्रथम बार ट्रेन चलाई गई थी। इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि भारत में पहली बार संसदीय व्यवस्था का आधार रखा गया। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार संसदीय व्यवस्था का आधार रखा गया। संसदीय व्यवस्था कैसी? तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसे 2 भागों में बांटा गया, गवर्नर जनरल परिषद और विधान परिषद, जिसमें कुल 12 सदस्य होंगे। इसे छोटी संसद भी कहा गया। इस एक्ट में स्पष्ट किया गया कि संसद द्वारा कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत इंडियन सिविल सर्विस हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन व संरक्षण अधिकार को खत्म कर दिया गया। जो 1853 का चार्टर एक्ट है, इस एक्ट के तहत इंडियन सिविल सर्विस के हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया तथा जो संरक्षण अधिकार है, पैट्रोनेज राइट है, उसे खत्म कर दिया गया। इसे किस आधार पर लागू किया गया, किस आधार पर खत्म किया गया तथा लिखित परीक्षा का आयोजन किस आधार पर किया गया? तो मैकाले समिति 1854 की सिफारिश पर। इस एक्ट के तहत विधि सदस्य को, जो चौथा विधि सदस्य था गवर्नर जनरल की परिषद में, उसे पूर्ण सदस्य बना दिया गया तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नए प्रांत बनाने का अधिकार मिला। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भारत के में नए प्रांतों को बनाने का अधिकार मिला, जैसे पंजाब, सिंध, असम, बर्मा, सेंट्रल प्रोविंस आदि बनाए गए। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई तथा उनमें भी 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।